हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम प्रविंदर स्ट्रिक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ, दो फॉर्म हम पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन की। एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक ये फॉर्म पढ़ चुके हैं, इसे बोलते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप होता था और इंटरसेप्ट होती थी। नेक्स्ट फॉर्म थी हमारी पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें ये था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन। ये दोनों फॉर्म मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, वीडियो 2 में। अब हमारे को आगे चलना है 2 पॉइंट फॉर्म और उसके बाद आएगी नॉर्मल फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है हमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं किसी लाइन पे, तो एक ये थ्योरम है, प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है कभी कभी। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट्स ए, एक पॉइंट है, और बी दूसरा पॉइंट है। मतलब कोई लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है, पॉइंट ए x1 y1 और पॉइंट बी x2 y2, इन 2 पॉइंट से होके जा रही है लाइन। तो हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उस लाइन की इक्वेशन तो 2 पॉइंट से होके जाती है, और हमें ये पता है जब 2 पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो उसका स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होता है, स्लोप m, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन जा रही है x1 y1 और x2 y2 से, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आता है। तो हमें m का फॉर्मूला ये होता है। नाउ साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें एक पॉइंट पता है तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, है ना। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है कब? जब हमें स्लोप और पॉइंट पता होता है। तो यहाँ तो हमें 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये पता है और एक पॉइंट ये पता है। इन दोनों ही पॉइंट से मेरी लाइन पास कर रही है, मेरी क्या, सबकी लाइन है ना। इन दोनों पॉइंट से लाइन जा रही है, स्लोप मुझे मिल ही गया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, आप चाहो तो पहला वाला पॉइंट यूज़ कर लो, इक्वल टू m की जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं y2 माइनस वाई वन। अब यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 होगा, नशा करके आए हैं, x2 माइनस x1 और ये x माइनस वन। तो सिंपल सा है, बस स्लोप को रिप्लेस कर दिया। ये जो हमारी इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, इसमें हमने m को रिप्लेस कर दिया इससे। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमारा x1 y1, हम उस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे y2 भी लिख दूँ और यहाँ पर x2, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे पॉइंट को भी यूज़ कर सकता हूँ। दोनों ही जगह से लाइन पास कर रही है। तो अभी इस पर हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, बाद में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। भाई ये क्वेश्चन लिखने वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, मैंने सीधा बना दिया है बस। गिवन ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, और हमें बता रखा है तो इनकी मीडियंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। ए से जाने वाली मीडियन, ये एक मीडियन हो गई, मान लिया ये हो गया m, एक बी से जाने वाली मीडियन n, और एक सी से जाने वाली मीडियन, इसको p दे दो, कुछ भी नाम दे दो, चलो p। तो इन मीडियन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ए एम, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी एक इक्वेशन होगी, इससे पूरी लाइन बनेगी। एक बी एन और एक पी सी, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो मुझे पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, या मुझे 2 पॉइंट पता हो। मैंने सभी कुछ लिख दिया है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पता हो m, या सी इंटरसेप्ट पता हो। यहाँ पे स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, मुझे m की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। या मुझे एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो। पॉइंट तो पता है इस मीडियन का, देखो am जो है a से होके जा रही है, am जो है कहाँ से, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो एक पॉइंट तो मुझे पता है am के लिए, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं पता। तीसरा होता है दूसरा पॉइंट हमें पता करें। तो पहले हम करेंगे ये दूसरा पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निकालना भी मुश्किल है। तो पहले हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो पहले मैं m निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो m जो है वो BC का मिड पॉइंट है ना। मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो उसके बिल्कुल बीचों बीच आके मिलती है, वो होती है मीडियन। उस लाइन को बाइसेक्ट करके जाती है, जब BC को जो बाइसेक्ट करके जाएगी वो लाइन इस ए की इस ट्राइंगल की मीडियन बनेगी, किस पे, BC पे। तो पहली मीडियन में निकालता हूँ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, B और C का मिड पॉइंट m है, तो x कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे, तो -4 -2 डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू मिलेगी, और y के लिए 9 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, कितना मिलेगा, -6/2 -3, और 8 9 - 1 8/2।
तो m के कोऑर्डिनेट मिल गए। सिमिलरली वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ n मिड पॉइंट है किसका, a और c का, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 - 2 है ना। जो हमें n के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो बनेंगे 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर माइनस है तो माइनस रखेंगे बस। 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का सिंपल फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 है ना। प्लस अगर दोनों पॉजिटिव तो ऐड कर लेंगे, नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा, जैसे ये प्लस ये माइनस। तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, और 5 में से 1 गया 4, ये बचा 2, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह मैं p के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, -4 + 2 है ना, -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 9 या 9 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो -2/2 -1, 9 और 5 14, ये हो गया 7। ठीक है, तो हमने सबके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब मैं इक्वेशन निकालूंगा किसकी, am की। पहली मीडियन जो है इसकी, इक्वेशन ऑफ am की इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या है हमारा, y - y1। भाई आप किसी को भी y1 ले सकते हो, मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1, क्योंकि ये वाली जो मीडियन है ये am, ये 2 पॉइंट से जा रही है, एक तो a से और एक m से। जाती तो इनफाइनाइट पॉइंट से, लेकिन हमें कौन से चाहिए, जो हमें पता है। हमें कौन सा पता है, a पता है, m पता है। तो y - y1 में से x1 y1 ले लूँ, इसे ले लो, जिसको मन कर रहा हो ले लो। तो y - y1 हो गया 5। ठीक है, फिर ये वाला फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 5 - 4 y2 - y1 अपॉन 2 माइनस, और ये खुद माइनस का है तो +3, और फिर x - x1 कौन होगा, 2। तो ये हमें क्या देगा, y - 5 = 5 में से 4 गया 1, नीचे आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा x - 2। ठीक है, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 - 25 = x - 2, विच गिव 5 - x, इधर ले आएंगे -23 = 0। तो इस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन निकाली। सिमिलरली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ bn एंड cp। इन दोनों की इक्वेशन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें बस हमें मीडियन के पॉइंट निकालने थे, जिससे हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकें। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से होके मिलती है, ये सपोज ये है हमारी लाइन a b, ये मिलके बनती है 2, 3 और 4, 1। इन दोनों पॉइंट से मिलके एक लाइन बनी। डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2 और 4, 3। दो और पॉइंट हैं, जैसे कि ये है 1, 2 और 4, 3। अब ये डिवाइड कर रही है, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी होगी, इसको C और D नाम दे देते हैं। तो इस AB ने इसको डिवाइड करा, ये देखो, तो वो रेशो पूछा है उसने, ये रेशो बताओ। यहाँ पे कहीं डिवाइड करा होगा, यहाँ पे कहीं डिवाइड करा होगा। तो ठीक है, पहले मैं इस AB की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, या इसकी, किसी भी एक लाइन की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए AB की निकाल लेता हूँ, DC की भी निकाल सकते थे। तो इक्वेशन ऑफ AB की जो इक्वेशन हो जाएगी y - y1, या x1 y1 ले लेते हैं हम, और ये x2 y2 जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो y - y1 = y2 - y1, यानी कि 1 - 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2 और x - x1। ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। x1 हमारा हो गया 2। तो y - 3 = -2/+2 x - 2। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। तो y - 3 = -x + 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक तरफ ले आओ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y + x - 5 = 0। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की, AB की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब जब AB की इक्वेशन मिल गई हमें, तो हम इसमें करने क्या चाह रहे हैं, अभी बताते हैं क्या करना चाह रहे हैं। ये जो CD है, इसको किसी पॉइंट पे कट करके जा रही होगी। उसने बोला है कि वो रेशो निकालो जिसमें डिवाइड करे, तो डिवाइड कर रही होगी, तो डेफिनेटली डिवाइड कर ही रही होगी किसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। तो मैंने रेशो मान लिया कि m/n है, रेशो ऐसे ही मानते थे। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, अगर आपको सेक्शन फार्मूला याद हो, सेक्शन फार्मूले से हम ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये जो P के कोऑर्डिनेट निकलते थे बच्चों, कैसे निकलते थे, m × 4, ये इधर मल्टीप्लाई होता है mx2, ये रहा फॉर्मूला mx2
प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन, ये x के लिए, और ये y के लिए m/2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। ये इधर तो 4 इंटू एम 4m, ये x की वैल्यू देता है, n इंटू 2 2n और डिवाइड में m प्लस एन, ये तो हमें x की वैल्यू देता है। और y की वैल्यू कौन देगा? y की वैल्यू के लिए y का यूज़ करेंगे, m इंटू 1 m, n इंटू 3 3n अपॉन m प्लस एन। मैं इसमें λ/1 और k/1 भी ले सकता था, कुछ बुक में ऐसे ले लेते k/1 λ/1, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैं नहीं लेता क्योंकि कई जगह ये वाली चीज़ दिक्कत कर जाती है। अदरवाइज आप k/1 भी ले सकते हो, λ/1 भी ले सकते हो, आप किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने m/n से कर दिया। अब ये जो पॉइंट P आया, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पे भी है, और इसकी इक्वेशन हमने निकाली भी, ये रही इसकी इक्वेशन, ये निकाल ली। तो दरअसल हमने इसीलिए इस इक्वेशन निकाली थी, हम किसी की भी निकाल सकते थे इक्वेशन, इसकी या इसकी, बस जिसकी इक्वेशन निकाली उसकी हेल्प से हमने ये पॉइंट निकाल लिया। m/n रेशो माना था तो हमने इसको m/n रेशो में मान लिया। अब क्या हुआ, इस इक्वेशन में ये वाला पॉइंट रख देंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस पॉइंट से होके जा रही है और ये पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसका भी इसका भी, तो इस पॉइंट को यहाँ रख देंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह ये वाली वैल्यू, y की जगह ये, तो x मैं इसको थोड़ा x पहले लिख देता हूँ और y बाद में। तो x की जगह मेरी ये वैल्यू आ गई, कितनी आई, 4m प्लस 2n डिवाइड बाई m प्लस n, प्लस y की जगह मेरी ये वाली वैल्यू आ गई, m प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, और यहाँ बचा -5, या ऐसे इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 5 लिख दो, ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करने में। अभी इक्वल टू 5 रख दिया, अभी क्या है, इसके नीचे m प्लस n, इसके नीचे m प्लस n, या तो आप एक काम करो, इस m प्लस n को वहाँ ले जा लो पूरे को, तो इधर बचेगा 4m प्लस 2n प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 5 टाइम m प्लस n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि सेम है। तो 4 और 1 5m प्लस 5n, इधर भी 5m, अरे ये तो दोनों तरफ आइडेंटिटी आ गई, इससे तो कुछ बना नहीं भाई हमारा, इससे तो कोई बात ही नहीं बनी। तो कहीं मैंने कुछ क्वेश्चन तो नहीं गलत कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। क्वेश्चन सही है, मैंने मिसरीड कर दिया। क्वेश्चन में ये रेशो पूछा है कि इस रेशो को किस में डिवाइड करेगी, तो ये हम मानेंगे m/n। ये वाली लाइन जो है AB, इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, ना कि मैंने इसको, इन व्हाट रेशो इज़ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये वाली लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया था, वो वाली इक्वेशन में लिख लेता हूँ, उस इक्वेशन से, ये थी वो इक्वेशन, ठीक है, इसका यूज़ होगा, मैंने रेशो गलत ले लिया है। तो सेक्शन फार्मूला से हमें ये वाले कोऑर्डिनेट निकालना है, इनकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, m इंटू 1 n इंटू 4, तो 1m प्लस 4n अपॉन m प्लस n, कॉमा y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, ये होगा। दरअसल हमसे ये रेशो पूछा, इसको यहाँ रख देंगे, तो x की जगह m प्लस 4n अपॉन m प्लस n, और y की जगह 2m प्लस 3m अपॉन m प्लस n इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस 4n प्लस 2m प्लस 3n इक्वल टू 5, या mn इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो m प्लस 2m 3m, 4n प्लस 3 7n इक्वल टू 5m प्लस 5n, इसको इधर ले आओ, m वाले को m के पास, n के n के पास, तो 7n माइनस 5n और 5m माइनस 3m, तो 7 में से 5 गया 2, तो ये बचेगा बच्चों 2m, और इधर 2n बचेगा, सॉरी, और इधर भी 2m बचेगा। तो m के नीचे n ले जा लो, 2/2 इक्वल टू m अपॉन n, तो m/n 1/1 का रेशो आ गया। तो 1/1 में डिवाइड करेगी, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो हमें दरअसल ये रेशो निकालना था, तो मैंने वो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। अभी और क्वेश्चन आगे पे चलते हैं।
तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया था, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एफ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सेटिस्फाइंग अ लीनियर इक्वेशन। मतलब दो, हमें पता है जो टेम्परेचर होते हैं फ़ारेनहाइट में भी होता है और केल्विन में भी होता है, 1 डिग्री सेल्सियस में भी होता है। तो यहाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करी गई है कि ये दोनों एक लीनियर रिलेशन बनाते हैं, मतलब लीनियरली इनका एक रिलेशन है। गिवन दैट के की वैल्यू दी हुई 273 जब एफ कितना था 32 और के की वैल्यू दी हुई 373 जब एफ है 212। इसको हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और फिर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है जब के इक्वल टू 0। तो सपोज हमारा एफ इसके अलॉन्ग मेज़र हो रहा है, एफ हमारा इसके अलॉन्ग मेज़र हो रहा है और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एफ को मेज़र मान रहे हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने केल्विन मेज़र ले ली। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, f इक्वल टू 32 पर ये 273 है। तो एक पॉइंट हमें दे दिया कि पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू हमारी y की। ये पहला पॉइंट हो गया कि जब इसकी वैल्यू ये थी तो इस पे ये। तो दूसरा पॉइंट हमें ये बता रखा है जब f की वैल्यू 212 है तो k की वैल्यू 373 है। तो हमें अब इसकी लीनियर इक्वेशन निकालनी है। लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास दो पॉइंट आ गए x1 y1 और x2 y2। तो फॉर्मूला हमें पता ही है y माइनस y1। अब ध्यान ये देंगे y की जगह हमारा k है और x की जगह f है, तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि x k माइनस ये 273 k माइनस k1 इक्वल टू सेकंड में से सेकंड को माइनस करो, 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय एक्स में से 212 में से 32 माइनस करो इक्वल टू एफ माइनस, अगर आपको एफ और के से दिक्कत हो रही तो आप एफ के लिए एक्स ही यूज़ करो और वाई के लिए के यूज़ करो, बाद में एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो, वही फार्मूला यूज़ करो एक्स और वाई इनटू एफ माइनस ये 32। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो k माइनस 273 ये माइनस हो गया, 373 में से माइनस हो गया, कितना आ गया 100, ये माइनस हो गया तो कितना आ गया 180, ये 180 आ गया। ठीक है, f माइनस 32, तो ये 0 और 0 कट गया, 10/18 बचेगा, 10/18 मतलब 5/9, तो यहाँ बचेगा 5 और 9 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 9 3 जा 27, 2 7 9 जा 63 और 2 65, 6 9 2 जा 18 और 6 24। इधर हो जाएगा 5 इंटू एफ 5f माइनस 5 2 जा 10 1 5 3 जा 60। तो 9k यहाँ से लिख सकते हैं 9k माइनस 5f इस इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2457 और प्लस का माइनस का 160। तो 9k माइनस 5f कितना आया, 7 में से 0 गया 7, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2। ये तो हमारा बच्चों रिलेशन आ गया जो उसने बोला था कि भाई इसको, इस रिलेशन को एक्सप्रेस करो इसकी फॉर्म में, लीनियर की फॉर्म में। ये बोला था ना एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ एफ, तो ठीक है इसको उधर ले जा लो, 5f को उधर ले जा लो, तो 5f हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो k की वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो 5/9f प्लस इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या कटेगा, ये 9 से कटेगा तो नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये होने के बाद अब हमें क्या बोला है, ये तो रिलेशन आ गया, k की वैल्यू आ गई। दूसरा बोला है जब k 0 है तो f की वैल्यू बताओ, तो k को 0 पुट कर दो, पुट k इक्वल टू 0, k को 0 पुट कर दिया तो हमें मिल जाएगा 5f अपॉन 9 प्लस 2297 अपॉन 9 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हमें 0 दे रखा था, तो ये 9 तो हट जाएगा, दोनों में से सेम आएगा पूरा, ऐसे वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर ये 227 भी उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं माइनस यहीं जो लगा दूँ। फिर ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें f की वैल्यू मिलेगी, तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 9 5 5 जा 25, 4 7 5 9 जा 45, फिर बचेगा 2, तो बच्चों इतना आ जाएगा अप्रॉक्स, इतने फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला था। अब हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ। दरअसल नॉर्मल फॉर्म से पहले मैं एक फॉर्म लिखना भूल गया, वो है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी पॉइंट इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नॉर्मल फॉर्म। तो मैं इससे पहले लिखा देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म पे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है ए यूनिट का और वाई एक्सिस पे बनाती है बी यूनिट का। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब ये हमारी कोई लाइन है एल, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, जबकि हमें ये पता है कि इसने एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे काटा है ओरिजिन से, और इसको बी यूनिट पे काटा है वाई एक्सिस को। तो जब ये इसे ए यूनिट पे काटेगी, जब ये डिस्टेंस ए है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट मुझे पता चल गया ए 0, मतलब ये जो लाइन एल है ये ए 0 से होके जा रही है। इसी तरह जब ये वाई को बी यूनिट पे काटेगी तो इसकी वैल्यू 0 एक्स की, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, और दूसरे वाले की वैल्यू बी वाई के बराबर। ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, बस हमें कोऑर्डिनेट पता हो, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट का, वाई एक्सिस पे। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, ये x1 y1 और ये x2 y2। आपको ध्यान वही रखना है 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट की इक्वेशन। तो अब हम इसकी हेल्प से इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होती है। तो y माइनस y1 आप किसी को भी यहाँ ले सकते हो, तो y1 मेरा 0 है यहाँ पर, देख सकते हैं, इक्वल टू y2 b माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस a और x माइनस x1 की वैल्यू a है। तो ये हो जाएगा बच्चों y, इधर आ जाएगा b अपॉन माइनस a और यहाँ आ जाएगा x माइनस a। इसको b को चाहे तो डिवाइड में ले आओ या इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी। तो मैं इस माइनस a को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस a इक्वल टू में ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा bx और माइनस ab। तो ये माइनस ab इधर और ये दोनों इधर, मतलब इसको यहाँ ले जा लो और इस ab को यहाँ ले आओ। तो इससे क्या होगा, ab इक्वल टू bx प्लस ay। अब इस पूरे इक्वेशन को ab से डिवाइड कर देते हैं। ab से डिवाइड करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेती है जो कि देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है, और तो कुछ नहीं। तो भाई ये तो हो गया 1, इसमें b से b कट गया, तो ये आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो ये इक्वेशन है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो एक्सिस पर, x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाती है a और b। जैसे आपको एक बोल दिया जाए कि भाई एक लाइन है वो ऐसे होके जा रही है -2, 0 और 0, 3 से इसकी इक्वेशन बताओ, तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 2y इक्वल टू -6, ऐसे, ठीक है ना। तो किसी भी इंटरसेप्ट फॉर्म को देखो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको हमने इसमें रिड्यूस कर लिया, इसी तरह इसको इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो आगे आएगा, जितनी भी हम फॉर्म पढ़ रहे हैं ये सारी एक दूसरे में रिड्यूस हो सकती हैं। जितनी भी फॉर्म पढ़ रहे हैं एक से दूसरे में जा सकती हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। फॉर्म हम इसलिए पढ़ रहे हैं अलग अलग कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन हो तो हम उस इन्फॉर्मेशन से वो चीज़ निकाल सकें, है ना। तो हमारे पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन के केस में हम अलग अलग तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। लास्ट फॉर्म है मेरी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में बता देता हूं क्या होती है। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, किसे बोलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हमें एक लाइन दी हुई होती है, ये लाइन हो गई हमारी एल, ये एक्सिस को कहीं काट रही होगी। इसमें एक चीज़ दी होती है कि ओरिजिन से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है OP, मतलब ये जो OP है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हो गया हमारा O और ये पॉइंट हो गया P, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये OP है, और ये एंगल बता रखा है अल्फा। तो 2 चीज़ें हमें बताई होती है इस OP की लेंथ। एक तो OP की लेंथ दी होती है लेंथ ऑफ OP, लेंथ ऑफ OP, जो कि हमें बोला होता है P यूनिट, स्मॉल p यूनिट, कि हमें लेंथ दे दी जाती है, इस OP की लेंथ P यूनिट है। और साथ ही साथ ये जो OP है ये एंगल बनाता है अल्फा x एक्सिस से, तो एंगल POX। तो दूसरी चीज़ हमें दी जाती है एंगल POX इक्वल टू अल्फा। इन दोनों की हेल्प से हमें इस इक्वेशन की, बाकी हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। ये लाइन ऐसे जा रही है
और हमने क्या करा, हमें ये बता दिया गया कि इसकी लेंथ OP है, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो P यूनिट, और उसका जो एंगल है वो अल्फा है। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस L की इक्वेशन निकालनी है इन दो इन्फॉर्मेशन से। कौन सी इन्फॉर्मेशन है? एक OP की लेंथ पता है, जैसे पता होगा 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, और ये एंगल पता है, दे दिया होगा 30 डिग्री, 20 डिग्री, वॉटएवर। तो इन दोनों की हेल्प से हमें इक्वेशन निकालनी है L की। अब L की इक्वेशन निकालने के लिए मैं देखता हूँ मेरे पास एक पॉइंट है P, ये जो OP है, ये पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1, ये पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1। अब मैं इस ट्राइंगल को उठा के इधर रखता हूँ, ये है 0, 0, ये है पॉइंट P x1, y1, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, फिर देखो ये वाला डिस्टेंस x1 यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया x1 यूनिट, और ये डिस्टेंस हो गया y1 यूनिट, ये डिस्टेंस हो गया y1 यूनिट, और ये जो OP है ये हो गया P, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन पे या तो 2 पॉइंट चाहिए जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान रखो, OP की इक्वेशन नहीं निकालनी, L की इक्वेशन निकालनी है। तो L की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को या तो 2 पॉइंट मिल जाए इस पे, अगर 2 पॉइंट नहीं मिलते तो उस लाइन का स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए। तो मैं इस पॉइंट को निकालता हूँ पहले, x1 y1 को। कैसे निकालूंगा? इस ट्राइंगल में हमें पता है, ट्राइंगल में ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा, और ये डिस्टेंस P है, हाइपोटेनियस जो है ये हाइपोटेनियस के बराबर है बच्चों, हाइपोटेनियस। और ये जो है हमारा बेस है हमारा x1, बेस x1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा या साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है y1 अपॉन हाइपोटेनियस, y1 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू P है, तो P इधर चला जाएगा, तो देखो y1 की वैल्यू मिल गई P साइन अल्फा। सिमिलरली कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? x1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये P का मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, P का मतलब है ये डिस्टेंस OP, है ना, हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ से x1 हो जाएगा हमारा P कॉस अल्फा। तो देखो x1 y1 एक पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, क्योंकि ये दोनों नोन है, हमें P भी दिया होगा, अल्फा भी दिया होगा, तो ये दोनों नोन क्वांटिटी, इसकी हेल्प से हमारा पॉइंट निकल गया, लाइन पे पॉइंट निकल गया, बहुत अच्छा। x की वैल्यू आई हमारी P कॉस अल्फा, तो ये वैल्यू पता चल गई, और P साइन अल्फा, तो हमें x1 y1 पता चल गया। पहला काम तो हमारा आसान हो गया। दूसरा है हमें स्लोप निकालना। अब स्लोप निकालें या दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट को निकालना मुश्किल है, यहाँ पे स्लोप निकालना आसान है। स्लोप हमें पता है, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जैसे यहाँ पर हमारी लाइन ये L है और इसके ये परपेंडिकुलर है OP, है ना, ये परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 इंटू m2 कितना होता है? -1 के बराबर होता है। ये जो लाइन है OP, इसका स्लोप कितना है भाई? इसका स्लोप होगा tan अल्फा, क्योंकि इसका इंक्लाइनेशन अल्फा है। अगर इंक्लाइनेशन अल्फा है तो स्लोप ये वाला कितना हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा भाई। स्लोप का फॉर्मूला आता है tan इंटू tan थीटा, थीटा होता है इंक्लाइनेशन। इस OP का कितना इंक्लाइनेशन दिया है? अल्फा इंक्लाइनेशन दिया है, तो इस OP का जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा tan अल्फा, और इसका स्लोप हमने m2 मान लिया या m1 मान लिया, चलो m1 मान लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे m1 कर दो, इसको m2 कर दो, तो इंटू m1 इक्वल टू -1, tan अल्फा डिवाइड में चला जाएगा तो -1 अपॉन tan अल्फा, और 1 अपॉन tan अल्फा होता है कॉट अल्फा, तो माइनस कॉट अल्फा। तो इस लाइन का स्लोप जो आया वो माइनस का कॉट अल्फा आया। दोनों चीज़ मिल गई, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, ठीक है, क्लियर है, स्लोप और पॉइंट मिल गया। अब हम इक्वेशन लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो पॉइंट हमारा क्या है? y1 हम देखते हैं, ये रहा p साइन अल्फा, तो यहाँ रख देंगे p साइन अल्फा, m की वैल्यू माइनस कॉट अल्फा, और x माइनस x1 p कॉस अल्फा। भाई कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो इसको कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं। इस साइन को ला के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y टाइम साइन अल्फा माइनस p टाइम साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू इस माइनस कॉस को यहाँ कर देंगे तो माइनस x कॉस अल्फा, और माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये इस साइन स्क्वायर वाली टर्म इधर ले जा लो और इसको इधर ले आओ, तो y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू p टाइम साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस पी टाइम कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों से p कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा p। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म में हमारी इक्वेशन है। नॉर्मल फॉर्म p क्या है, p इज द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, उस जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है उसका डिस्टेंस। और अल्फा क्या है, अल्फा है इंक्लाइनेशन ऑफ द ओपी, उस परपेंडिकुलर का इंक्लाइनेशन। तो इस पे हम 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं, दोनों फॉर्म पे, इंटरसेप्ट फॉर्म और इस पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन। मतलब ये हमें एक लाइन दे रखी है और ये पूछा है ए और बी की किस वैल्यू के लिए जो इंटरसेप्ट बनेगी इस लाइन की वो इक्वल हो लेकिन साइन में अपोजिट हो। मतलब अगर इसकी इंटरसेप्ट प्लस है तो इसकी इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लाते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। जब भी हमें कोई इक्वेशन दी है तो आप कांस्टेंट टर्म को इस साइड लेके चले जाओ। हमें ये फॉर्म बनानी होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। मतलब राइट में हमें 1 बनाना होता है। तो मैं इस 8 को उधर लेके चला जाता हूँ तो -8 हो जाएगा। मुझे इधर 1 बनाना है तो मैं पूरी इक्वेशन को -8 से डिवाइड करूँगा, इसको भी और इसको भी। इसको -8 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बन जाएगा। तो पहला काम तो फिनिश हुआ। दूसरा काम, इस x और y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ हो नीचे हो। तो इस a को उठा के मैं नीचे लिखूँगा ऐसे, -8 अपॉन a ऐसे लिखूँगा। यही काम मैं इसके साथ करूँगा, -8 अपॉन b। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो इसकी जो इंटरसेप्ट है वो ये है और ये y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट हो गई है ना। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये है -8 अपॉन ए और y एक्सिस पे ये है। अब हम इस लाइन के इंटरसेप्ट निकालते हैं। इस लाइन का हम अगर देखें तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। मैं 6 को उधर ले जाऊँगा। अब मुझे 1 बनाना है तो मैं -6 से डिवाइड कर दूँगा सबको, -6 से। तो -6 से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा 3 बार, तो x अपॉन -3, माइनस माइनस कट के प्लस, ये y अपॉन 2 और इधर हो गया बच्चों 1। तो ये इसकी इंटरसेप्ट है। तो हमें दोनों लाइनों की इंटरसेप्ट मिल गई। इसकी x एक्सिस पे ये है, इसकी इंटरसेप्ट ये है। इसकी y एक्सिस पे ये है, इसकी इंटरसेप्ट ये है। बोला दोनों इक्वल होनी चाहिए, बस अपोजिट होनी चाहिए साइन में। तो इसकी इंटरसेप्ट 8 अपॉन ए माइनस का इसके बराबर होनी चाहिए लेकिन अपोजिट होनी चाहिए साइन में। मतलब ये माइनस की है तो ये प्लस की होनी चाहिए, है ना। ये माइनस है तो इसे प्लस कर दो, अपोजिट होनी चाहिए साइन में। तो ये देखो ये माइनस की थी, दोनों बोला इक्वल होनी चाहिए, बस साइन अलग होना चाहिए। तो अगर ये माइनस है तो प्लस कर दिया, ए इधर चला गया तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 8 अपॉन 3 माइनस की। बी के लिए क्या होना चाहिए, बी के लिए भी यही होना चाहिए, -8 अपॉन बी किसके बराबर होना चाहिए, इसके नेगेटिव के, -2 के बराबर होना चाहिए। माइनस से माइनस कट गया, 2 से इधर आ जाएगा तो ये 2b इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 4। तो ए और बी की वैल्यू पता चल गई हमें। ये बोला था कि इसकी जो इंटरसेप्ट हो इसके बराबर हो, बस साइन में अपोजिट हो। तो इसकी इंटरसेप्ट ये आई, इसकी इंटरसेप्ट ये आई, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान रखेंगे साइन बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन बदलने थे। सेकंड वाला देखें, अ लाइन पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा। एक लाइन है जो अल्फा बीटा से होके जा रही है एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिसेस। बाइसेक्ट हो जाता है इस अल्फा कॉमा बीटा पर, किससे, जहाँ पर वो एक्सिसेस को काटती है। मतलब एक लाइन ऐसे है कुछ और वो यहाँ पे अल्फा बीटा से होके जा रही है और ये हमारे हो गया a,0 और ये हो गया 0,b और वो कह रहा है इस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो जाती है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना। तो हम इस लाइन की इक्वेशन मान लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये a0 और 0b से होके जाती है। तो सेकंड का सॉल्यूशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हम अज्यूम करेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। जहाँ पर a और b क्या है, कहीं तो काट रही होंगी ना a और b पे, तो मान लिया, अज्यूम कर लिया, इक्वेशन 1। अब इन दोनों के पोर्शन के बीच में जहाँ पे इंटरसेप्ट है, बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। जहाँ पर ये कट इंटरसेप्ट होती है, इस इतने पोर्शन को इस अल्फा बीटा ने 2 पार्ट में बांट दिया। मतलब ये जो अल्फा बीटा है ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा इज मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि बीच में है बिल्कुल। किसका मिड पॉइंट बनेगा, इन दोनों का, a0 और 0b का।
अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 0 प्लस ए बाई 2, तो देयरफॉर 0 प्लस ए अपॉन 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा के बराबर मिड पॉइंट के। इसी तरह 0 प्लस बी बाई 2 ये बीटा के बराबर होना चाहिए। तो ये 2 इधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू मिलेगी 2 अल्फा, सिमिलरली बी की वैल्यू मिलेगी 2 बीटा। ठीक है ना, हमें ये बोला गया था क्वेश्चन में वो पोर्शन जो एक्सेस से इंटरसेप्ट होता है, मतलब ये पोर्शन ए अल्फा बीटा दो भाग में डिवाइड कर देता है। तो कुल मिला के ये बोला था कि अल्फा बीटा इसका मिड पॉइंट है, और हमने ये पॉइंट A0 और ये 0 भी होगा, डेफिनेटली एक्सेस पे काटता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, x इक्वल टू ये x है, ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू 2 अल्फा मिल गई, b की वैल्यू 2 बीटा मिल गई, तो यहाँ रख देंगे a की वैल्यू 2 अल्फा और b की वैल्यू 2 बीटा इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था। मतलब ये है कुल मिला के इस तरह की प्रॉब्लम है कि अगर हमें ये बोला जाए कि हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जहाँ पर ये मिड पॉइंट जो है 2,3 है, मान लो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन इसका डबल 4 प्लस y अपॉन इसका डबल 6 इक्वल टू 1, ये बनेगी। अच्छा, तो बस ये था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अ पॉइंट h, k डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेसेस इन द रेशो 1:2। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस रेशो हमें 1:2 का दे दिया है, रेशो 1:2 का दे दिया है। तो फिर से हम इसको A0 मानेंगे और ये 0 B मानेंगे, और यहाँ पर h, k है कहीं, h, k। अभी ये नहीं बताया 1:2 ऐसे में लेना है या ऐसे में लेना है। पॉइंट R H, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशो 1:2। तो हम बच्चों इधर 1 लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, ऊपर से नीचे ही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस लाइन की इक्वेशन फिर से वही हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जैसे पहले था। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, मैं एक बार देख ही लेता हूँ कौन सा रेशो दिया है बुक में, शायद मैं ना गलत लिख दूँ। हाँ, तो ये रेशो 1:2 दिया है, दरअसल x to y है, इधर से इधर। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है 1:2, x से y की तरफ, नीचे से ऊपर। तो हमने इक्वेशन ये मान लिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब मुझे इस h k की वैल्यू निकालनी है, तो भाई सेक्शन फार्मूला में पता ही है, तो अगर हमें ये पॉइंट निकालना होता है तो h इक्वल टू इधर से इधर आओ 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ से h आ जाएगा 2a अपॉन 3। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू 3h अपॉन 2, ये तो a की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम इसके k के लिए जाएंगे, तो y वाले की ये y वाला कोऑर्डिनेट है, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्वाइस ऑफ 0 यानी कि 0 प्लस 1 टाइम ऑफ b अपॉन 2 प्लस 1, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3k इक्वल टू b। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन a की जगह कितना आएगा 3h अपॉन 2, तो ये जो नीचे 2 आएगा इसे ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ से हटा दिया, प्लस y अपॉन b की जगह कितना आएगा 3k, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1। देखो दोनों में नीचे 3 कॉमन है, तो 3 को नीचे से कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे, और वो 3 वहाँ चला जाएगा, तो मैं सीधा 3 को यहाँ लिख देता हूँ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k की मल्टीप्लाई इससे और h की मल्टीप्लाई इससे, और नीचे हो जाएगा h के इक्वल टू 3, इस h को k को भी उधर ले जा लो, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम चलेंगे कुछ प्रॉब्लम पे जो कि बेस्ड होंगी नॉर्मल फॉर्म पे। तो बच्चों ये नॉर्मल फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन है। एक पहले क्वेश्चन में दिया है हमें परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 4 यूनिट है ओरिजिन से, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं लाइन पे, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये हमें p की वैल्यू दे दी 4। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है 4 यूनिट है, और लाइन जो है, ये जो लाइन है L, ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब ये वाला एंगल हमें 120 डिग्री दे दिया। ये नहीं बताया, ये हमें अल्फ़ा चाहिए होता है। तो हमें पता है नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो होती है y साइन अल्फ़ा प्लस x कॉस अल्फ़ा इक्वल टू p। p तो हमें दे दिया 4 यूनिट, p की तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें किस चीज़ की है, इस अल्फ़ा की। इस अल्फ़ा को कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ये, भाई ये परपेंडिकुलर होता है, ये देखो यहाँ बना देते हैं, ये 90 डिग्री होता है क्योंकि इस पे 90 डिग्री, ये 120 तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
है ना, पूरा 180, 60 + 90 150, तो अल्फ़ा हो जाएगा, हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा y sin 30 डिग्री प्लस x cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो sin 30 1/2, तो y/2, और cos 30 √3/2, तो √3/2 x इक्वल टू 4, दोनों के नीचे 2 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो y प्लस √3x इक्वल टू 4√2। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बस आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ का मीनिंग क्या है। अगला प्रॉब्लम है हमारा, इसमें हमें सीधा सीधा दिया है p की वैल्यू 4 यूनिट और अल्फ़ा की वैल्यू 15 डिग्री। तो सेकंड वाले का तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा y sin अल्फ़ा यानी कि साइन 15 डिग्री प्लस x cos 15 डिग्री इक्वल टू 4 यूनिट। अब दिक्कत है हमें साइन 15 डिग्री निकालने का, तो भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, है ना, साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, तो साइन 45 1/√2 और ये √3/2 माइनस ये भी 1/√2 और ये 1/2, तो √3 माइनस 1/2 आ जाएगी। अगर मैं cos 45 की बात करूं तो वो आ जाएगा √3 + 1/2√2। तो ये साइन और cos की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, साइन 15 की और cos 15 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, y इससे मल्टीप्लाई होता है, तो √3 माइनस 1 टाइम y और नीचे 2√2 आएगा, अभी लिखेंगे, प्लस इसकी वैल्यू √3 + 1 x, नीचे 2√2 आएगा पूरे के, और वो 4 से जाके इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4 × 2√2 आ जाएगा, यानी कि 8√2 आ गया। तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। जो ये थर्ड वाला प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या बोला है कि इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन देखो, इसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, अगर इसकी ये नॉर्मल फॉर्म, मैंने इधर पता नहीं +2 लिख दिया है, इधर हमारा वो होना चाहिए था, चलो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है, इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म ये है, तो हमें थीटा और p बताना है। तो पहले हम नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म में बच्चों इसको हमेशा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इधर लिखो, और p जो होता है हमारा, p वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो p कभी भी नेगेटिव नहीं होता, p नेगेटिव नहीं होता। तो ये माइनस, हम -1 से डिवाइड कर दूँ अगर मैं, -1 तो ये कट के +2 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, -√3x माइनस 1y, तो ये जो पहली वाली है x के साथ, ये cos अल्फ़ा होता है ना, ये cos अल्फ़ा होता है। अब दिक्कत ये है इसमें कि ये जो है √3 cos अल्फ़ा की वैल्यू नहीं हो सकती, cos अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो अब कैसे करें इसे, अब इसे इस फॉर्म में बदलने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसको किसी भी इक्वेशन को अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, मान लो ax + by इक्वल टू c है ना, इस फॉर्म को मुझे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, तो मैं इसको a√a² + b² से डिवाइड कर दूंगा, √a² + b² से डिवाइड कर देंगे इससे। दरअसल हम इसे मान लेते हैं cos थीटा, इसे मान लेते हैं sin थीटा, और उसके रेशो को हम हाइपोटेनियस मान के इस तरीके से, भाई एक साइड a मान ली, एक साइड b मान ली, और इससे डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करने से क्या होता है, ये पूरी वैल्यू हमारी 1 से छोटी हो जाएगी, तो हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इस पूरी, ये देखो, ये मेरा पार्ट है a, ये पार्ट है b, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को -√3 का स्क्वायर प्लस -1 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि आएगा 3 + 1, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, 2 से। ध्यान दो, इधर से कुछ लेना देना नहीं है, इधर से, इधर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए। तो मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 से डिवाइड हो गई, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, और ये भी 2 से डिवाइड हो गया। अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये हमारा होता है cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा जो आएगा माइनस का √3/2, और sin अल्फ़ा जो आएगा माइनस का 1/2, और p हो गया हमारा 1। अब ये वैल्यू हमें देखनी है कब दोनों माइनस के होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में तो दोनों प्लस,
सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टेक। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों माइनस के होते हैं। अच्छा, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री में। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो हमारी वैल्यू में 180 और जुड़ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाके दोनों माइनस के आएंगे। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी है ना, ऑल स्टूडेंट इसमें साइन और कॉस दोनों माइनस के होंगे। तो भाई 30 पे तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1/2 होगी, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 180 यहाँ तक और जुड़ गया, तो 210 डिग्री। तो हमारा अल्फा जो हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। तो मतलब अल्फा या थीटा, क्योंकि उन्हें थीटा की फॉर्म में दिया, तो थीटा इक्वल टू 210 डिग्री और पी इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम किसी भी इक्वेशन को अगर हमें दिया है उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये है, मैं सीधा बता देता हूँ दोबारा से। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ax + by + c = 0, आप √a² + b² से डिवाइड कर दो। a/√a² + b² x टाइम प्लस b/√a² + b², और इस c को उधर ले जा लो, -c/√a² + b²। ऐसे डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ये नंबर में दिया होगा तो बस इसको देखो, इसको पॉजिटिव बना लो। अगर ये नेगेटिव आ रही हो सकता है ये पॉजिटिव आ रही हो, पॉजिटिव आ गई तो ठीक है ना। c अगर माइनस का होता, जैसे c -2 होता तो ये प्लस हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव में तो उस माइनस को इधर शिफ्ट करो, और फिर वहाँ से आप इसे मानो, इस टर्म को मानो कॉस अल्फा, और इस टर्म को मानो y वाली को साइन अल्फा, और वहाँ से हम कॉस अल्फा और साइन अल्फा निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।